तो स्टूडेंट्स, टाइम टू सी सम एक्टिविटीज, सम एक्सपेरिमेंट्स। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं स्टूडेंट्स। अब हम कुछ ऐसे सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे स्टूडेंट्स, जिससे हम एक्सपेरिमेंटली ये कन्विंस हो जाएंगे कि वाकई में ये सारी चीजों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स को जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें में जानना जरूरी है स्टूडेंट्स, जिससे एक्सपेरिमेंट समझना आसान हो जाएगा। डी स्टार्च अ प्लांट। देखो क्या मतलब है स्टूडेंट्स का, डी स्टार्च अ प्लांट क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जो प्लांट होता है उसके लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज प्लांट के फूड का काम करता है, ठीक। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, लीव्स में या फ्रूट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो डी स्टार्च प्लांट का मतलब ये होता है कि जो स्टार्च इसमें स्टोर्ड है, प्लांट के लीव्स और फ्रूट्स में जो स्टार्च स्टोर्ड है उसको निकाल देना, उसको निकाल फेंकना, वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलेंगे डी स्टार्च करना, एक प्लांट को डी स्टार्च करना। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स डी स्टार्च? बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट है उसको आप क्या करो, डार्क रूम में रख दो फॉर 3-4 days। कीप द प्लांट in dark room, in a dark room for 3 to 4 days, ठीक है। 3 से 4 दिनों के लिए इस प्लांट को आप डार्क रूम रख दो। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो, क्योंकि डार्क रूम है तो यहां पे कोई सनलाइट तो होगी नहीं, सही बात है। सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नया ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। नया ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टूडेंट्स प्लांट को फूड नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि नया ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, वही तो प्लांट का फूड होता है, तो प्लांट को फूड मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सोच के देखो स्टूडेंट्स। प्लांट के अंदर जो स्टार्च अब स्टोर्ड है, जो फूड उसके अंदर स्टोर्ड है, वो अब प्लांट यूज करने लगेगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये जो स्टार्च स्टूडेंट्स वो कम होने लगेगा, और कम होते तो फाइनली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया ना डी स्टार्च, वही करना था, इसमें से सारा स्टार्च यूज हो जाएगा लगभग 3 से 4 दिन में, और ये डी स्टार्च हो गया होगा। As no new glucose is formed, starch is used by the plant, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल होता है डी स्टार्च करना प्लांट को। अगर वापस से आपको इसमें स्टार्च स्टोर करवाना है तो क्या आप करोगे, कुछ नहीं, इसको निकाल के फिर से सनलाइट में रख दो कुछ घंटों के लिए, तो फिर से फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, फिर से ग्लूकोज बनने लगेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। वेरी सिंपल थिंग। तो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग, आयोडीन टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो देखो हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि किसी प्लांट से स्टार्च कैसे खत्म किया जा सकता है या कैसे उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। तो किसी प्लांट में स्टार्च है या नहीं है ये पता करने के लिए एक टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट, ठीक है, आयोडीन टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो आयोडीन टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा होता है बट इट इज इंटरेस्टिंग। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, आप देखो ये एक बीकर है, बीकर में वाटर है, उसके अंदर एक दूसरा बीकर ऐसे हैंग किया हुआ है, उसमें अल्कोहल है, ठीक है, और ये एक लीफ है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें चेक करना है कि स्टार्च है या नहीं, ठीक है। हो सकता है इसमें स्टार्च हो और हो सकता है नहीं हो, ठीक है। तो ये करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप उसको इस तरीके से इस सिचुएशन में हीट करेंगे, ठीक है। तो आप हीट करेंगे तो ये वाटर गर्म होगा, ये वाटर गर्म होगा तो वो अल्कोहल को गर्म करेगा, और फिर ये लीफ भी गर्म होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको जब हीट करते जाएंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे ग्रेजुअली इसका जो ग्रीन कलर है लीफ का वो गायब होता जाएगा, और फाइनली वो बिल्कुल पेल हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो आपको तब तक ये हीटिंग का प्रोसेस चलाना है जब तक ये ग्रीन लीफ अपना कलर लूज ना कर दे और ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास लीफ ऐसा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। लीफ ऐसा हो गया है मतलब क्या है स्टूडेंट्स, उसका ग्रीन कलर चला गया है। कैसे चला गया होगा आप सोचो, ये ग्रीन क्यों होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो आप, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये ग्रीन दिखता है।
अब वो ग्रीन नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से अल्कोहल में उसको गर्म करने से क्या होता है कि क्लोरोफिल इससे निकल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्लोरोफिल नहीं है, जिसके कारण इसका ग्रीन कलर चला गया। ठीक, फिर इसको आप वाटर में वॉश कर लो, ठीक, क्लीन करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये रेडी है आयोडीन टेस्ट के लिए। अब हम इस पे क्या करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। एक केमिकल होता है आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं स्टूडेंट्स। अगर इस लीफ में कोई स्टार्च नहीं था, शुरू में अगर इस लीफ में कोई स्टार्च नहीं था, तो जब इस पे आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो इफ नो स्टार्च तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा, पेल। लेकिन अगर इस लीफ में स्टार्च था स्टूडेंट्स, तो जब आप इस पे आयोडीन डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कैसे हम पता कर सकते हैं कि इस लीफ में स्टार्च था या नहीं। ठीक, अगर फाइनली ये सब करने के बाद वो ब्लू हो जाता है तो मतलब उसमें स्टार्च था, और अगर वो ब्लू नहीं होता है तो उसमें स्टार्च नहीं था स्टूडेंट्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाला प्रोसेस इंप्लीमेंट किया। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, क्लोरोफिल हटाया। ये प्रोसेस में हम क्लोरोफिल हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से क्लोरोफिल हट जाता है और कुछ नहीं होता है। स्टार्च अगर पहले से रहता है तो अभी यहां पर भी होगा, और अगर यहां पे नहीं है स्टार्च तो यहां पर भी नहीं होगा। बस क्लोरोफिल पहले था और अब हट जाएगा। और यहां पे तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं बस, और फिर यहां पे हम फाइनली आयोडीन वाला टेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे कई सारे डाउट्स आपको आ सकते हैं। पहला कि क्लोरोफिल बीच में कहां से आ गया, यार हम स्टार्च की बात कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल हटाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई। सीधे ये जो लीफ था ध्यान देंगे आप, उसी पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देख लेते क्या होता है, कलर चेंज होता है या नहीं। ऐसा नहीं कर सकते। अगर क्लोरोफिल रहेगा ना लीफ में तो ये आयोडीन टेस्ट काम नहीं करता है। क्लोरोफिल इससे निकालने के बाद ही ये आयोडीन टेस्ट काम करता है स्टूडेंट्स। और क्लोरोफिल निकालने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है इस तरह से अल्कोहल में डाल के। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं chlorophyll has to be removed from leaf so that iodine test works। ठीक है, ताकि आयोडीन का जो टेस्ट है वो प्रॉपरली वर्क करे स्टूडेंट्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक और डाउट यहां पे बच्चों को जनरली आता है कि इस लीफ को हमने अल्कोहल में डाल के हीट किया, ठीक है, ताकि क्लोरोफिल इसका हट जाए, लेकिन इसको पानी में ऐसे डाल के हीट क्यों किया। मतलब डायरेक्टली हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये पानी वानी का चक्कर हटाते, एक वेसल लेते, उसमें अल्कोहल डालते, अल्कोहल, ठीक है, इसमें हमारा लीफ होता और हम इसको गर्म कर देते। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अल्कोहल वाले वेसल को हीट क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे पानी में डाल के क्यों हीट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट ऐसा करोगे ना तो इसमें फायर लग जाएगा, फायर, आग लग जाएगी। ठीक है, अल्कोहल को इस तरह से अगर डायरेक्ट हीट किया जाए तो उसमें आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए सेफ्टी पर्पज के लिए इस तरह से हीट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको लिख सकते हैं कि अल्कोहल कैन नॉट बी या शुड नॉट बी put directly on fire, put directly on fire। ठीक है, it must be heated in water bath। ठीक है, नहीं तो आग लग जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये आयोडीन सोल्यूशन ये जो आयोडीन टेस्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसका हम बहुत बार यूज करेंगे। तो एकदम सेट होना चाहिए आपके दिमाग में कि आयोडीन टेस्ट किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स, ये पता करने के लिए कि लीफ में स्टार्च है या नहीं है। तो जिस लीफ का हमें टेस्ट करना है उसको इस तरीके से अल्कोहल में डाल के, वाटर बाथ में डाल के हीट करते हैं। हीट करने से उसका क्लोरोफिल चला जाता है, जिसके कारण का वो कलरलेस हो जाता है। प्लीज नोट, स्टार्च पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले स्टार्च था तो अभी भी रहेगा, पहले नहीं था तो अभी भी नहीं रहेगा। फिर इसको पानी में क्लीन कर लेते हैं, विच इज अ सिंपल स्टेप। फिर इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। अगर स्टार्च नहीं होता है तो उसका कलर पेल का पेल ही रहता है, चेंज नहीं होता है, और अगर इसमें स्टार्च था पहले से तो वो ब्लू हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आयोडीन टेस्ट। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बिना नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ ही स्टेप्स उसमें करने, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात।
सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? डी स्टार्च अ पॉटेड प्लांट। अच्छा, तो ये पॉटेड प्लांट किसको बोलते हैं? ऐसा प्लांट जो पॉट में लगा हो, सिंपल। जैसे ये एक पॉटेड प्लांट, तो उसको डी स्टार्च करना है। डी स्टार्च कैसे करते हैं हमने पढ़ा है, ठीक है, बाय कीपिंग इट इन डार्क रूम फॉर 3 to 4 days, ठीक है। तो 3 से 4 दिन के बाद हमारे पास ये जो पॉटेड प्लांट होगा वो डी स्टार्च हो गया, ठीक है, उसमें कोई भी स्टार्च नहीं है, खत्म हो गया। अब देखो क्या करते हैं उसमें, अब कवर पार्ट ऑफ अ लीफ बाय एल्युमिनियम फॉयल। कोई एक लीफ का छोटा सा पार्ट आप देखो एल्युमिनियम फॉयल से हमने कवर कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा करते हैं। देन कीप द प्लांट इन सन फॉर 3 to 4 hours। अब उसको डार्क से निकाल के, अब इस प्लांट को डार्क से निकाल के हम सनलाइट में रख देंगे स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले हमने यहां पे एल्युमिनियम फॉयल रैप कर दिया है थोड़े से पार्ट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप सोचो एल्युमिनियम फॉयल यहां पे रैप करने से क्या होगा एक्चुअली, क्यों किया हमने एल्युमिनियम फॉयल रैप? आप समझ सकते हो कि इसके नीचे का जो लीफ का पोर्शन है उसको तो अब सनलाइट मिल नहीं पाएगी ना, क्योंकि इसके नीचे एल्युमिनियम फॉयल के नीचे जो लीफ है वो तो डार्क में चला गया वापस से, उसको कोई सनलाइट नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले स्पॉटेड प्लांट को डी स्टार्च किया 3 से 4 दिन तक डार्क में रख के, फिर उसके लीफ को ऐसे कवर किया थोड़ा सा पार्ट उसका एल्युमिनियम फॉयल से। अब उसको वापस से सनलाइट में रख रहे हैं फॉर 3 to 4 hours, नॉट डेज, 3 to 4 hours, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो लीफ है उसको प्लग कर लेंगे, उसको तोड़ लेंगे, प्लग द लीफ, ठीक है, इसको तोड़ा और उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। मतलब इसको तोड़ेंगे, इसका एल्युमिनियम फॉयल ऑब्वियसली हटा देंगे, तोड़ने के बाद इसका एल्युमिनियम फॉयल हटाएंगे, प्लीज नोट, हटाएंगे एल्युमिनियम फॉयल, फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे आयोडीन टेस्ट? अभी हमने पढ़ा था, वो कई सारे स्टेप्स थे, पहले अल्कोहल में इसको बॉयल करते हैं, फिर क्लीन करते हैं, फिर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, वो सारा काम करेंगे। तो जब फाइनली इस पे आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ऐसा, मतलब जहां पे एल्युमिनियम फॉयल रैप था उस रीजन पे आपको पेल कलर ही दिखाई देगा, मतलब कोई कलर नहीं होगा वहां पे, और बाकी पोर्शन लीफ का जो है वो ब्लू हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है? सोचिए, आप सोचिए, दिमाग लगाए थोड़ा सा। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो पोर्शन है या यहां पर जो पोर्शन है वहां पर स्टार्च है, ठीक, स्टार्च है, और ये जो पोर्शन है उस पर कोई स्टार्च नहीं है स्टूडेंट्स, इस पोर्शन में कोई स्टार्च नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम? देखो, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और फिर वही ग्लूकोज स्टार्च की तरह स्टोर हो जाता है, ठीक। तो इस प्लांट को हमने 3 से 4 घंटे तक सन में रखा था ताकि फोटोसिंथेसिस हो, ग्लूकोज बने, वो स्टार्च में कन्वर्ट। तो इस रीजन में तो स्टार्च पाया जा रहा है, मतलब इस रीजन में फोटोसिंथेसिस हुआ है। इस रीजन में स्टार्च नहीं पाया जा रहा है, मतलब इस रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया है स्टूडेंट्स, नहीं हो पाया। ये तो मतलब इसका, क्यों नहीं हो पाया फोटोसिंथेसिस इस रीजन में, क्यों नहीं हो पाया होगा? सोच के देखो, क्योंकि रीजन ये है, यहां पर एल्युमिनियम फॉयल रैप था, जिसके कारण इस रीजन में सनलाइट नहीं पहुंच पा रही थी, और जरूर इसीलिए यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जिसके कारण यहां पे स्टार्च नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से क्लियरली ये प्रूव हो रहा है कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही थी, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, इसलिए हमें यहां पे स्टार्च नहीं मिला। तो आयोडीन टेस्ट में ये पेल ही रह गया, कलर चेंज नहीं हुआ। समझ लो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स जिससे यह प्रूव हो जाएगा कि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, इसमें कई बार लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला स्टेप, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। अच्छा, तो आप देखेंगे वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप देखें, इस टाइप के लीव्स आपने देखे होंगे, कुछ प्लांट्स में होते हैं। ये एक वेरीगेटेड लीफ है, इसमें कुछ पार्ट तो ग्रीन है और कुछ पार्ट ग्रीन नहीं है। ऐसे लीव जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन हो और कुछ ग्रीन नहीं हो, उनको वेरीगेटेड बोलते हैं। देखो, जो पार्ट ग्रीन है वो क्यों ग्रीन है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था, क्लोरोफिल के कारण। ग्रीन पार्ट्स विद क्लोरोफिल, इस ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, और जो व्हाइट पार्ट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। व्हाइट पार्ट्स ऑफ लीव विथ नो क्लोरोफिल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें इस टाइप के लीव्स हो, फिर उस पॉटेड प्लांट को हम डी स्टार्च करेंगे। कैसे? 3 से 4 दिन तक डार्क रूम में रख के, ठीक है। कोई डाउट की बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। ये कैसा प्लांट हमने लिया? वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट लिया,
ठीक है, उसको डी स्टार्च कर लिया हमने, ठीक है, तो कोई स्टार्च नहीं है अब उसमें। प्लीज नोट, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डी स्टार्च करने से कलर चेंज नहीं होता है लीफ का, डी स्टार्च करने से कलर चेंज नहीं होता है, क्लोरोफिल हटाने से होता है, क्लोरोफिल हटाने से होता है, स्टार्च हटाने से कलर चेंज नहीं होता है, तो कलर अभी भी यही है। कीप इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। अब क्या करेंगे, डी स्टार्च करने के बाद स्पॉटेड प्लांट को कुछ घंटों के लिए, 3-4 घंटों के लिए सनलाइट पे रख देंगे ताकि फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाए, वापस से फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाए। उसके बाद उसका एक लीफ प्लग करेंगे स्टूडेंट्स, और उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, वही सारे स्टेप्स आयोडीन टेस्ट। देखो आयोडीन टेस्ट से पहले लीफ ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, लीफ ऐसा दिखेगा, देखो बीच में ग्रीन पार्ट और साइड में व्हाइट पार्ट, ठीक है, एक्चुअली। फिर आयोडीन टेस्ट में कई सारे स्टेप्स मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल हटाते हैं अल्कोहल में गर्म करके, तो लीफ आफ्टर रिमूविंग क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हटा देंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो ग्रीन कलर है वो चला जाएगा ना, वो तो क्लोरोफिल के कारण ही है, तो ऐसा लीफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्लोरोफिल हटाने के बाद कलर में चेंज होता है, ठीक है। और इस पे आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे, तो लीव आफ्टर आयोडीन टेस्ट, तो सोल्यूशन डालेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जहां पे कलर ब्लू हो गया है वहां पे स्टार्च है, और यहां पे जहां पे कलर ब्लू नहीं हुआ है वहां पे स्टार्च नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे स्टार्च है, इसका क्या मतलब है कि वहां फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तभी तो स्टार्च है, और यहां स्टार्च नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा स्टूडेंट्स। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो स्टूडेंट ऐसा कैसे हो रहा है, देखो ये जो ग्रीन पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल था इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, क्लोरोफिल था इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ और वहां पे हमें स्टार्च मिल रहा है। लेकिन जो व्हाइट पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और हमें स्टार्च नहीं मिल रहा है। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए ये वाले पार्ट में स्टार्च नहीं मिल रहा है, इसलिए वाले पार्ट में स्टार्च नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देखें ये एक इंटरेस्टिंग एक्चुअल पिक्चर है, ये जो सिचुएशन थी यहां पे एक्चुअल लीफ वाली वो ये है, ठीक है, एक्चुअल लीफ। फिर ये वाली फोटोग्राफ नहीं है हमारे पास, ये जो है आयोडीन टेस्ट के बाद की फोटोग्राफी है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की जहां जहां पे क्लोरोफिल था वहां पे डार्क कलर आ गया आयोडीन टेस्ट के बाद, क्योंकि यहां पे स्टार्च है इसलिए, और क्यों स्टार्च है क्योंकि क्लोरोफिल था तो यहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ। बाकी पार्ट पे आयोडीन टेस्ट बता रहा है कि स्टार्च नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंट आप देखें, एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर पाएंगे स्टूडेंट्स कि बिना CO2 बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। देखो बहुत सिंपल सा सेटअप है इसके लिए भी। डी स्टार्च पहला स्टेप देखिए, डी स्टार्च 2 पॉटेड प्लांट्स, ओके। इस केस में 2 पॉटेड प्लांट्स लेंगे, दोनों को डी स्टार्च करेंगे, कैसे 3 to 4 डेज तक डार्क रूम में रख के, 3 to 4 डेज तक डार्क रूम में रख के उसको डी स्टार्च कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप में आप देखो क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप देखो उन दोनों पॉटेड प्लांट्स को हमने बाहर निकाला, उनको ऐसे बेल जार में रखा। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डायग्राम पे ध्यान देंगे, दोनों को ऐसे ग्लास के वेसल में डाल दिया, उसको बेल जार बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे सनलाइट आप देखिए, ये येलो में जो मैंने बनाया है वो सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सनलाइट तो ग्लास से अंदर जा सकता है और इस प्लांट को सनलाइट मिलेगी, इसको भी सनलाइट मिलेगी। दोनों को हमने ऐसे बेल जार में डाला। अंदर क्या है, इस वाले में हमने एक डिस्क में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला है, यहां पे अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसमें नहीं डाला है। अब देखो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड in first jar removes all carbon dioxide from it. Okay students, this is very important. ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने यहां पे डाला है वो अंदर के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देगा, अंदर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहां से रिमूव कर देगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहां पे, यहां पर ये जो प्लांट है उसको कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस बेल जार के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो ये सोल्यूशन खा जाएगा, सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब। तो इस प्लांट को कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा। इस प्लांट में हमने ऐसा नहीं किया तो इसको बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक ठीक। अब देखो तो हमने अभी तक क्या किया स्टूडेंट्स, 2 पॉटेड प्लांट को डिस्चार्ज किया, फिर उनको इस सेटअप में रखा, 3 से 4 घंटे तक रखा हमने ताकि अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो वो हो जाए 3 से 4 घंटे।
उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर 3 to 4 आवर्स डू आयोडीन टेस्ट ऑन लीव्स ऑफ बोथ जार्स। 3 से 4 घंटे बाद ऐसे छोड़ने के बाद दोनों का एक एक लीफ प्लग कर लो, आप दोनों का एक एक लीफ प्लग कर लो, उस पर आयोडीन टेस्ट करो, आयोडीन टेस्ट करो। कैसे करेंगे आयोडीन टेस्ट, पहले क्लोरोफिल हटाएंगे तो कलरलेस हो जाएगा, फिर क्लीन करेंगे, फिर उस पर आयोडीन डालेंगे। तो इसमें जब आप आयोडीन डालोगे, आयोडीन टेस्ट करोगे तो कलर पेल ही रहेगा इस वाले केस में। इस वाले केस में जब आयोडीन टेस्ट आप करोगे तो कलर ब्लू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लू हो जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है यहां पे कलर ब्लू हो गया मतलब स्टार्च है, यहां पे कलर ब्लू नहीं हुआ मतलब स्टार्च नहीं है, और यहां पे स्टार्च है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, यहां पे स्टार्च नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स इससे क्या प्रूव होता है, यहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, और क्या, यही तो अंतर था इन दोनों जार्स में, यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो इसलिए यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, इसलिए हमें स्टार्च नहीं मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप देखो प्रूव हो जाता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, इसीलिए तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो इस जार में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ टाइम टू मूव अहेड। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स की हम बात कर चुके हैं कि उनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। अब हेटेरोट्रॉप्स में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है स्टूडेंट, तो उनमें फूड के प्रोसेसेस कैसे चलते हैं वो हम देखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि स्टूडेंट इसमें हम अपने बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो हम देखेंगे हम जो फूड खाते हैं वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका क्या क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट बिफोर वी एक्चुअली गो अहेड स्टूडेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन टर्म दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंसेस खाते हैं। अब सोचो हमारे बॉडी का काम कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट जॉब है हमारे बॉडी के पास, कि हम जो भी उल्टा सीधा खाएं उससे जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो निकाल लेना। सही बात है, बहुत डिफिकल्ट काम है स्टूडेंट्स, कि हम कुछ भी खाएं, मतलब ये मीट खा रहे हैं, ये इंडियन फूड खा रहे हैं, इटालियन फूड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बॉडी को उन सारी चीजों से न्यूट्रिएंट्स निकालना है स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब हम फूड खाते हैं तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस में इस फूड से दूसरी सब्सटेंसेस बनाई जाती हैं, दूसरी सब्सटेंस बनाई जाती है। कैसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं? स्मॉल सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड बाय बॉडी टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। समझ रहे हो? तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें इन फूड सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करके छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हमारे बॉडी न्यूट्रिएंट्स ले सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें ये एंजाइम्स कैटलिस्ट का काम करते हैं स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री कुछ चैप्टर्स में, तो वही कैटलिस्ट का काम यहां पर एंजाइम्स करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट क्या होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, उसको जल्दी करवाता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे बॉडी से निकाल के एंजाइम्स को देखेंगे तो वो जूस जैसे दिखते हैं, जूस लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये सब हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एंजाइम्स आर जूस लाइक सब्सटेंसेस secreted by organs in living organisms, ठीक है, which act as biocatalyst। अच्छा, बायोकैटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहां पे ये जो कैटलिस्ट है वो बायोकैटलिस्ट कहलाता है। which act as biocatalyst in biochemical reactions inside the body। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही एंजाइम्स की बात, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो फूड हम या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो अमीबा एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। यूनिसेलुलर होता है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर, सिर्फ एक ही सेल होता है इसमें, इसलिए बहुत सिंपल है। एक ही सेल हो तो क्या कॉम्प्लिकेसी होगी इसमें। तो आप देखिए ये मैंने बनाया अमीबा, उसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। इसका शेप भी रैंडम होता है, इसका शेप जो है आराम से चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अमीबा जो होता है स्टूडेंट्स वो एक हेटेरोट्रॉफ होता है। तो अमीबा से हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा वो भी सिंपल होगा। ठीक, फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, तो आप देखें अमीबा में सबसे पहले तो क्या होगा कि अमीबा की बॉडी के पास कोई छोटा सा फूड मटेरियल आएगा जो अमीबा के लिए यूजफुल होगा। ठीक, तो अमीबा अब इस फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लेना चाहेगा, तो कैसे वो अपनी बॉडी के अंदर इसको लेगा? आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया अमीबा अपना शेप आराम से चेंज कर सकता है,
तो देखो वो इस तरीके से कुछ अपना शेप चेंज करेगा ताकि फूड को वो सराउंड कर सके, फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले सके। ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटेंशंस बना रहा है अमीबा अपनी बॉडी में, उनको कई बार स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, दिस इज अ गुड टर्म। ठीक है, तो ये अमीबा अपने स्यूडोपोडियाज को फूड के अराउंड एक्सटेंड करेगा ताकि फूड को कैप्चर किया जा सके, बॉडी के अंदर लिया जा सके। अब देखिए आप, अब फूड जो है पूरी तरह से बॉडी के अंदर चला गया अमीबा के, और ये जो स्ट्रक्चर बन गया है अमीबा की बॉडी में जहां पर ये फूड है उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, देखो स्टूडेंट्स, जब हम कोई फूड खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको पता होगा इतना तो कि वो हमारे स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है। ठीक है, अमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें तो स्टमक जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो उसमें जब फूड अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल, जिसमें फूड के साथ अब जो भी होना है वो होगा। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जो फूड वैक्यूल है वो टेम्पोररी स्टमक की तरह काम करता है। तो दिस फूड वैक्यूल इज एक्चुअली टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा। टेम्पररी इसलिए क्योंकि ये फूड को जब डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, इस फूड का पूरा काम हो जाएगा, तो ये फूड वैक्यूल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे देखो आप पहले नहीं था। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है स्टूडेंट्स कि ये जो साइटोप्लाज्म है उससे कुछ एंजाइम्स इंटर करते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। एंजाइम्स इंटर फूड वैक्यूल क्यों इंटर करते होंगे स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो फूड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो एंजाइम्स जो है वो कैटलिस्ट का काम करती हैं उन केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो अमीबा की बॉडी से, बेसिकली साइटोप्लाज्म से, वो एंजाइम्स फूड वैक्यूल्स के अंदर इंटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फूड सब्सटेंस था वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, ताकि अमीबा की बॉडी उसका इस्तेमाल कर सके, उसका यूज कर सके। ठीक है, अब क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आप सोचो, अब ये ऐसे फॉर्म में तो आ गया है कि इसका बॉडी यूज कर सकती है, तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचना चाहिए। तो वैसा ही होता है स्टूडेंट्स, ये जो फूड सब्सटेंस है वो यहां से डिफ्यूज होके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट। देखो डाइजेस्टेड फूड का क्या मतलब है, देखो ये ओरिजिनल फूड था, एंजाइम्स के साथ यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है फूड का उसको डाइजेस्टेड फूड बोला जाता है। डिफ्यूजेज आउट, वो डिफ्यूज होकर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, अमीबा की जो बॉडी है वो इस फूड मटेरियल का यूज करेगी, उससे एनर्जी लेगी और उससे डिफरेंट डिफरेंट काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि उस एनर्जी से अमीबा की बॉडी ग्रोज इन साइज। ठीक है, तो देखा जाए तो ओवरऑल काम मोर लेस हो चुका है। अमीबा ने फूड को लिया, फूड को डाइजेस्ट किया, फिर वो फूड अमीबा के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया, फिर उस फूड का यूज हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो एक बात अभी भी रह जाती है। क्या रह जाता है स्टूडेंट्स, देखो जो फूड अमीबा ने लिया था उसमें कुछ ऐसा पोर्शन भी हो सकता है जो वो उसकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं बल्कि हार्मफुल हो। तो उस पोर्शन को बॉडी से निकालने की जरूरत है। देखो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है, हम बहुत कुछ खाते हैं लेकिन फिर टॉयलेट में जाके वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं क्योंकि वो ऐसा चीज था जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं था। तो वैसे ही अमीबा को भी ये जो फूड का पार्ट है जो उसके लिए यूजफुल नहीं है उसको बाहर निकालने की जरूरत है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अमीबा वही काम करता है। तो क्या होता है कि अमीबा जो है वो कहीं से भी रप्चर कर जाता है, कहीं से भी रप्चर कर सकता है, और रप्चर करके जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट। देखो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जहां से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अमीबा की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल है, उसमें तो ऑर्गन्स वगैरह होते नहीं है, तो उसकी बॉडी कहीं से भी रप्चर कर जाती है और वहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये पूरा प्रोसेस हो गया, उसने फूड लिया, फूड को डाइजेस्ट किया, फूड से जो एनर्जी मिली उसका यूज किया और जो वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है उसको ब्रीफ में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, आप पॉज करके चाहो तो इसको पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। अब एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसको कई स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला स्टेप को हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब ये जो पहला स्टेप था जिसमें अमीबा फूड को अपने बॉडी के अंदर कैप्चर कर रहा था उसको हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन। फिर दूसरा स्टेप जो था स्टूडेंट्स की इस फूड मटेरियल को एंजाइम्स की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। फिर स्टूडेंट्स क्या हो रहा था कि ये जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बने वो अमीबा के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहे थे, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना फूड का। फिर क्या हो रहा स्टूडेंट्स कि बॉडी जो थी अमीबा की वो उस फूड को एब्जॉर्ब कर रही थी ग्रोथ के लिए।
फूड मिला और फूड का जो यूज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फाइनली वेस्ट मटेरियल को बाहर जो फेंका जा रहा था, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे स्टूडेंट्स। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें भी यही 5 प्रोसेस होते हैं जो अमीबा में हो रहे हैं। बस हाँ, हर प्रोसेस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना सिंपल नहीं होता है। तो अभी तो हम ये करते हैं कि इन 5 प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, उनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये रहा सबसे पहले इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी, ठीक है, मैंने आपको बताया। डाइजेशन, डाइजेशन वही है कि फूड पार्टिकल जो है एंजाइम्स के हेल्प से हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ईटन फूड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्सॉर्ब बाई बॉडी टू गेट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डाइजेशन। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी तक पहुंचाना, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर और मेकिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। फूड से जो एनर्जी मिली उसको यूज किया जाएगा नए सेल्स बनाने के लिए, पुराने सेल्स को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, एंड सो ऑन। इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, अमीबा से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म्स की बात करना चाहते हैं कि उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो उनमें भी यही 5 स्टेप्स होते हैं, बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, ये 5 स्टेप्स भी कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, पैरामेशियम। पैरामेशियम स्टूडेंट्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन अमीबा से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। तो उसमें भी यही 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि इंजेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। इंजेशन पहला स्टेप, तो उसी से आप समझ जाएंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये पैरामेशियम का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए, बॉडी के चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स, इनको सीलिया बोलते हैं, ठीक है। जबकि अमीबा में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था स्टूडेंट्स। फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसको माउथ बोला जा सकता है पैरामेशियम का, जबकि अमीबा में कोई माउथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है कि अगर कोई फूड पार्टिकल पैरामेशियम की बॉडी के पास आता है, तो ये जो सीलिया है वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और वो इस तरह से मूव करते हैं ताकि ये जो फूड पार्टिकल है ये स्वीप होता हुआ, मूव करता हुआ माउथ के अंदर चला जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से फूड कैप्चर होता है, बॉडी के अंदर जाता है। तो द फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन। इंजेशन, अगर हम आगे के चारों प्रोसेस की बात करना चाहें तो वो ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं जैसे कि अमीबा में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर ये जो पहला प्रोसेस है इंजेशन, वो थोड़ा एडवांस्ड है कंपेयर टू अमीबा। कैसे एडवांस्ड है? पहला तो एक पर्टिकुलर माउथ है जो अमीबा में नहीं था, इसी में फूड जाता है, इसी में फूड जाता है, ठीक। फिर अमीबा जो है वो फूड को मूव नहीं करवा रहा था, उसको कैप्चर करने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। लेकिन ये जो पैरामेशियम है ये फूड को मूव करवा के अपने माउथ के अंदर लेके आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसमें ये जो इंजेशन का प्रोसेस है वो ज्यादा एडवांस है कंपेयर टू अमीबा। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं, ये 5 स्टेप्स और एडवांस होते जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये जो पहला प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे अब। इट हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। व्हेन फूड कम्स क्लोज टू बॉडी, व्हेन फूड कम्स क्लोज टू बॉडी, दे मूव स्वीपिंग द फूड इनसाइड द माउथ। सही है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अब हम ह्यूमन बॉडी को अटैक करना चाहते हैं। ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन के ये जो स्टेप्स हैं वो कैसे फॉलो होते हैं वो हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स मूव अहेड। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।